तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने शुरू से ही बोलते आ रहा हूं कि हम लोग इतिहास को जब भी शुरू करेंगे लोग धमाकेदार शुरू करेंगे लोग। तो आज से हम लोग इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं लोग। बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि जो 1 to 5 वाला एग्जाम होगा है ना, यानी PRT, TGT, PGT जो भी एग्जाम होगा आने वाले समय में, उस सभी एग्जामों में क्वेश्चन 3 तरह से पूछते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछता है इंटरनेशनल मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन रहता है वो बिहार से क्वेश्चन पूछता है। ये 3 सेशन पर कमांड ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे किसी भी क्लास से तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा प्राचीन और मध्यकालीन थोड़े बहुत किसी किसी एग्जाम में पूछता है, लेकिन ये 3 टॉपिकों पर ज़्यादा कमांड होना चाहिए। अब इन 3 टॉपिकों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे लोग। पहली प्राथमिकता हर बार मैं बोलता हूँ कि SCERT बुक को आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो बाद में आप खुद पछताइएगा, देख लीजिएगा, है ना। NCERT पढ़ रहे होंगे बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SCERT को आपको एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। SCERT को पकड़ के रखिएगा क्योंकि बिहार का सेशन वहीं से कवर होता है। और साथ साथ में ना SCERT तो हम लोग कंप्लीट करके करेंगे लोग चैप्टर वाइज, है ना। 8 से 10 दिनों में, मैक्सिमम 8 से 10 दिन में पूरी इतिहास को मैं पढ़ा दूंगा, चाहे आपका ये आधुनिक हो, क्योंकि 8 क्लास जो है आधुनिक है, 9th क्लास है जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, 10th क्लास भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ल्ड हो जाएगा और 8 क्लास जो होगा आधुनिक भारत हो जाएगा। तो उसके अलावा क्या करेंगे लोग, उसके अलावा एक स्पेशल बुक में चलाऊंगा, जिस बुक से मैं क्या करूंगा MCQ क्वेश्चन और साथ में टॉपिक वाइज को बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। और साथ साथ में बिहार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नाइट में आना शुरू हो जाएगा, उसको भी वीडियो को देखिएगा। बिहार भी एक साथ में, देखो हम लोग तीनों एक साथ कर रहने वाले, बिहार एक साथ, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये जो SCERT चलेगा ये भी एक साथ, ठीक है। और उसके अलावा MCQ क्वेश्चन SCERT ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का ही, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का ही MCQ, यानी तीनों एक साथ इसका वीडियो आते रहेगा, कंटिन्यू डेली आएगा। इस तरह इतिहास 10 दिनों में दम फाड़ू तैयारी हो जाएगा, ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा। आप सभी क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। आज पहला अध्याय पढ़ते रहो और डेली उस पर विषय पर चर्चा होती रहेगी। और क्या क्या उस पर इंप्रूव किया जाए आप सभी कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं। मेरे पास जो भी सोर्स होगा वो सारे सोर्स को आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाया जा सके, ठीक है ना। तो 1 सेकंड रुकिएगा, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को, शुरू करते हैं, जिसके पहला चैप्टर अध्याय नंबर 1 लिखा हुआ कब कहाँ और कैसे, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक 3 कालखंडों बांटा गया है भारत को। तो प्राचीन वाला 6 क्लास में पढ़ना था, आधुनिक मध्यकालीन जो है 7th क्लास में, और आधुनिक जो है 8th क्लास में। 8 क्लास से शुरू किए। अगर कोई बोलेगा कि अरे कि 6 क्लास से पढ़ा दीजिए, 7th क्लास से पढ़ा दीजिए, तो वो भी पढ़ा दूंगा, है ना। आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को 8, 9, 10 पर, ठीक है। आगे समझते हैं। इस पूरी पैराग्राफ को पढ़िएगा तो कुछ खास आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपके लिए जानने के लिए चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे जानते हैं। यहाँ देखते तो लिखा है कि पुनर्जागरण मतलब क्या होता है, मतलब लोग फिर से जाग गया, होशियार हो गया। लोग जो है पुरानी रीति रिवाज को छोड़ के नए रीति रिवाज में आने लगा। लोग सिंपल समझो कि मतलब लोगों में डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है, विकास होने लगा, मानसिक रूप से विकास होने लगा, ठीक है। लोग अपनी पुरानी रीति रिवाज को छोड़कर नए रीति रिवाज की तरफ अग्रसर होने लगे, उसी को पूर्वाजागरण कहा जाता है। यानी आधुनिक युग में जन्म लेने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में। अब ये कह रहा है कि पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो यूरोप से हुआ। और जगह पूछेगा तो याद रखिए इटली से हुआ। और समय 15वीं शताब्दी। क्वेश्चन कई बार पूछता है पुनर्जागरण की शुरुआत कब से हुआ, तो 15वीं शताब्दी। कहाँ से हुआ, तो यूरोप से हुआ। जगह कौन सा था, तो इटली से हुआ पुनर्जागरण की शुरुआत, याद रखना, इसे पुनर्जागरण कहा गया, ठीक है। आगे आ जाइए। उसके बाद देखेंगे तो इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने से चले जा रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः मतलब पुनर्जागरण का जो आंदोलन शुरू हुआ, इससे क्या हुआ, लोगों में सोचने समझने की शक्ति जाग गई। मतलब लोग क्वेश्चन करने लगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों, ठीक है। जैसे पहले होता क्या था, पुराने समय में क्या था कि जो पादरी लोग थे या जो धार्मिक गुरु थे, वो कहते थे कि हम बोल रहे हैं वही बेस्ट है, वही सही है, ठीक है। और वो अपने धर्म के आधार पर लोगों को डराना शुरू कर देते थे, ठीक है। लेकिन लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आई और लोग धीरे धीरे उन लोगों से क्वेश्चन करना शुरू किया। इसी युग को पुनर्जागरण कहा गया। मतलब लोग काउंटर क्वेश्चन पूछने लगे कि भाई साहब आखिर क्यों हम आस्था में लीन हो जाए और अपने जिंदगी को बर्बाद कर दे, ठीक है। तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, लोगों में जागरूकता फैलने लगी, इसी को पुनर्जागरण कहा। ये शुरुआत हुआ था यूरोप से, इटली से, ठीक है, 15वीं शताब्दी के समय में, ठीक है। आगे आते हैं, खोजी यात्राएं देखते हैं लोग। खोजी यात्राएं 9th क्लास में भी पहला ही चैप्टर में पढ़ना है, उसको भी मैं बहुत जल्द शुरू कर दूंगा, 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो खोजी यात्रा में देखेंगे तो खोजी यात्रा में असल हो क्या रहा था कि एक्चुअली में क्या हो रहा था कि जो पुर्तगाल और स्पेन जो देश था, उन दोनों को नए जगह खोजने के लिए होड़ मची हुई थी। कारण क्या था कि वो नए जगह इसलिए खोज रहे थे क्योंकि उनका जो है जो पुनर्जागरण जो हुआ था, तो नई चीज़ों को जानने के लिए, नई चीज़ों को पता करने के लिए जिज्ञासा ज़्यादा थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा किसने मतलब जो नए जगहों को खोज करने की कोशिश किया, तो पुर्तगाल और स्पेन वाले, ठीक है। यूरोप में नाविक और नौ चालक मतलब होता है नाव चलाने
आने वाले, ठीक है ना। इन देशों ने अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास किया। एशिया अमेरिका जैसे देशों में पहुंचने में समुद्री मार्ग की खोज का प्रयासों का परिणाम रहा, मतलब समुद्र द्वारा यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1492 में किस जगह खोज हो रही है, अमेरिका की खोज हो रही है। याद रखिएगा अमेरिका की खोज जो है कोलंबस करता है, वो भी गलती से करता है। एक्चुअली वो आया था भारत को खोज करने के लिए, वह खोज कर दिया किसका, खोज कर दिया अमेरिका का। और उसके बाद से फिर दोबारा जो है वास्को डी गामा कोशिश करता है भारत की तरफ आने के लिए और भारत के समुद्री रास्ते की खोज कर देता है। तो देखो जितने भी यूरोपीय जो बड़े बड़े देश थे, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, हॉलैंड, डच, उसके बाद से ये फ्रांस वाला, ये सब देश भारत ही आना चाहते थे। क्यों, आखिर क्या था भारत में कि भारत ये सब आना चाहते थे। एक्चुअली में क्या था ना कि उनसे पहले भारत में मुस्लिमों का शासन बहुत तगड़ा समय से था, लगभग 700-800 सालों से भारत मुस्लिमों का शासन था। और मुस्लिम कंट्री देखो बीच में हो गया, यहाँ हो गया यूरोप और ये हम लोग का हो गया भारत। जो मुस्लिम जो कंट्री थे ये हो गया मुस्लिम कंट्री और ये हो गया हम लोग का भारत और ये हो गया यूरोप, ठीक है ना, यूरोप हो गया। तो यूरोप वाला इस रास्ते से नहीं आ सकते थे क्योंकि मुस्लिम कंट्री वाले उसको मार मार के भगा देते थे। लेकिन इनको पता था कि मुस्लिम कंट्री जो है इतना दुनिया भर का धन लूटता है, किससे, भारत से लूटता है, ठीक है, और लूट लूट के अपने पास रखा हुआ है। तो इनके भी दिन में मतलब बेचैनी थी कि कौन सा जगह है जहां पर से दुनिया भर का धन लूट के लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए आना चाहते थे क्योंकि ये भी लूट सके, ठीक है, इनसे भारत से व्यापार बढ़ा सके और यहाँ की जो भी संपत्ति है या जो भी चीज़ें इसके बारे में ये जान सके, ठीक है, भारतीय कल्चर को समझ सके, ठीक है। तो ये आने के लिए बेचैन थे। इसी क्रम में वे कहीं दूसरे जगह चले जाते थे, कभी कहीं और चले जाते थे खोजते खोजते, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है, पता तो चलता नहीं है रास्ते का। उसी क्रम में कोलंबस चला गया खोजते खोजते दूसरे जगह पर, और वहाँ पर गया तो एक नए जगह खोज कर दिया जिसको बाद में अमेरिका नाम रखा गया, एक अमेरिगो वैज्ञानिक के नाम पर, ठीक है, अमेरिको नाविक के नाम पर, ठीक है, जो 9th क्लास में पढ़ाऊंगा वो आएगा, ठीक है। यहाँ ये तो 1498 में ना ये वास्को डी गामा जो है किस जगह खोज कर दे रहा है, खोज कर दे रहा है भारत के रास्ते की खोज करता है। अब ये भारत के रास्ते की खोज कैसे करता है इसके बारे में भी एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीका का जो सबसे निचली भाग है, यहाँ पर निचली भाग पर इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। क्या नाम है भैया, द केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहाँ पर ये पहुँच गया था ये पुर्तगाल वाला किसी भी तरह से, क्योंकि केप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी जगह खोज किया था और यहाँ तक पहुँच गया वास्को डी गामा, ठीक किसी तरह। लेकिन यहाँ से वो आगे जाने की रास्ता नहीं पता था, इधर से भारत हम लोग का था यहाँ पर, ठीक है, उसको पता नहीं था कि जाए कैसे। यहाँ पर मिल जाते एक अरब व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद, और उन्होंने ये इसको पकड़ के लेके आ जाते हैं भारत में, ठीक है। और वो कहानी बताऊंगा जब 9th क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो खोजों का क्या परिणाम हो उसके बारे में पता करते हैं। तो खोज का मतलब जब जगह नए नए जगह जो खोज हो रहे थे उसे क्या फायदा हो रहा था, तो पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति हो रहा था। पूंजीवाद मतलब होता है क्या, मतलब पूंजीपति मतलब क्या होता है, ज़्यादा धनिक लोग, पैसे वाले लोग, ठीक है। और ये इस तरह की भावना जागृत होने लगी और औद्योगिकरण का विकास होने लगी, यानी उद्योग धंधा तेजी से बढ़ने लगा, है ना, ये नए नए जगहों की खोजने की वजह से, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में नए नए सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवादी कहते, यानी नए नए व्यवस्था शुरू होने लगे 15वीं शताब्दी के अंत में जिसे पूंजीवाद कहने लगे। इस सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता की पूंजीपतियों और श्रमिकों को दो वर्ग मतलब बने। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना तेजी से दुनिया आगे बन रही थी उतना तेजी से समाज में दो वर्ग बढ़ते जा रहे थे, एक तो धनिक वर्ग और दूसरा गरीब लोग का, ठीक है। यानी जो दिमाग लगा रहे वो तेजी से धनिक होते जा रहे, यानी जो बिजनेस में घुस रहे थे वो तेजी से धनिक होते जा रहे थे, और वही जो लोग थे वो उसमें मजदूरों की तरह काम कर रहे थे, है ना, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों में, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर पूंजीपति व्यापारी कौन थे, तो मिल मालिक थे, और वही श्रमिक लोग जो थे वहाँ वस्तुओं को बनाने का काम करते थे जो सिर्फ वेतन प्राप्त करते थे, ठीक है। पूंजीपति के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीके में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। मध्यकाल में क्या था ना कि जुलाहा लोग जो होते हैं, जो दर्जी लोग होते हैं लोग, वो लोग क्या करते थे, अपने हाथों से कपड़ा बनाते थे, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल आते थे क्या होगा, मशीनों का आविष्कार हो गया, जिससे क्या होगा, मशीनीकरण का युग आ गया। मशीनीकरण की प्रक्रिया जो है इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मशीनीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 18वीं शताब्दी में हुई थी इंग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये औद्योगिक क्रांति फैल गया पूरी दुनिया में, इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद मतलब होता है, देखो उपनिवेश मतलब होता है किसी को गुलाम बना लेना, और इस तरह की विचारधारा आपके अंदर आ गई है, यानी किसी जगह को आप चाहते हैं कब्जा कर ले, गुलाम बना ले, तो उस भावना को, उस सोच को बोलेंगे उपनिवेशवाद की भावना, ठीक है। और साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है कि अपने एरिया को बढ़ा लेना, साम्राज्य मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ा लेना। जैसे मान के चलिए कि भारत कब्जा कर ले पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश में, यानी इसका क्या हो रहा है, इसके साम्राज्य बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद की भावना, ठीक है। तो ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की भावना कैसे जागृत होने लगी यूरोपीय मतलब देशों के मन में या उनके
के इस चीज़ की होड़ क्यों लगी, बेचैनी क्यों लगी। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे मशीनीकरण का युग आ रहा था, जैसे जैसे सामानों का उत्पादन हो रहा था, उसको बेचने के लिए जगह चाहिए था इन लोगों को, ठीक है। और जगह की खोज में ये नए नए खोज करना शुरू किए जगह को, और नए नए बाज़ारों को इनको पता चला, नए नए लोगों के बारे में पता चला जहाँ ये अपने सामान बेच सकते थे, ठीक है। और उसी के साथ साथ में ये क्या हुआ कि ये उपनिवेशवाद की भावना जागी हुई कि उनके दिल में धीरे धीरे मन में आने लगा कि इस एरिया को कब्जा कर लेते, पकड़ लेते, इस तरह जगह भी मेरा, मार्केट भी मेरा, और सामानों को आसानी से बेचा जा सकता है, ठीक है। और जब जाहिर सी बात है, जब जगह को कब्जा कीजिएगा तो आपका साम्राज्य बढ़ रहा है, इससे साम्राज्यवाद की भावना भी जागृत होगी। अब यहाँ देखो, साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है कि सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग को अपने अधीन कर लेना, राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित कर लेना, मतलब कि उसको कब्जा करके उस पर अपना पावर लगा लेंगे, किसी भी देश को कब्जा करके, तो क्या बोला जाएगा, ये साम्राज्यवाद बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ आएंगे तो लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू होने लगा ये सब चीज़, साम्राज्यवादी की भावना और उपनिवेश की भावना। यहाँ लिखा है कॉलोनी और उपनिवेश, इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि हम लोग मान के चलो कि अंग्रेजों के गुलाम रहे 200 वर्षों तक, तो जब तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे तब तक हम लोग अंग्रेजों के लिए एक उपनिवेश थे, यानी गुलाम थे। उपनिवेश मतलब गुलाम, और उसी को अंग्रेजी में कॉलोनी बोला जाता है, ठीक है। यानी हम लोग किसका कॉलोनी थे, तो अंग्रेजों को कॉलोनी थे, ठीक है। याद रखिए, अंग्रेज हम लोग को, मतलब हमारे देश को कॉलोनी बोलता था कि एशिया का कॉलोनी हमारे कब्जे में है, मतलब कि वो जो एरिया है उनके कब्जे में था, ठीक है। तो कॉलोनी मतलब कि किसी के हम लोग अधीन है, यानी किसी के हम लोग कंट्रोल में है, ठीक है। सिंपल समझ जाइए। उपनिवेश मतलब यानी हम लोग किसी के गुलाम है, सिंपल बात है। अब औपनिवेशिक युग के बारे में समझा ही दिया, ठीक है। अब ये अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, ये अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के थोड़ा सा 1-2% यहाँ दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें 9th और 10th में डिटेल से पढ़ना, ठीक है। तो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या है कि ये 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ये बहुत सारे बदलाव हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिला, फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिला। दोनों क्रांति के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति के बारे में डिटेल से समझाए गए 9th और 10th में। ये सिर्फ ये कह रहा है कि उस समय क्रांति जब हो रही थी 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के समय में, तो उस समय पूरी दुनिया में एक तरह से होड़ मची हुई थी कि जो उपनिवेश जो है उसको ख़त्म किया जाए, मतलब जो भी गुलाम देश है वो गुलामी से आज़ादी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा ना, संघर्ष होना शुरू हो गया, ठीक है। आगे आते हैं तो इस पैराग्राफ में देखेंगे तो कोई खास चीज़ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, चाहे तो उसको रोक के खूब बढ़िया से चाहे तो पढ़ लेंगे। ये सारी कहानी जो दिया हुआ है ये अमेरिका और उपनिवेश, ये फ्रांस के बारे में दिया है, जो चीज़ फिर पढ़ेंगे हम लोग 9th क्लास में, ठीक है। यहाँ एक बात लिखी हुई है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के मतलब उत्तरार्ध में 1750 के बाद आधुनिक काल प्रारंभ माना जाता है। यानी कि अगर 1750 के बाद के काल को मानेंगे तो उसको आधुनिक काल माना जाएगा, और 1750 से पहले मानेंगे तो उसको मध्यकाल माना जाएगा, याद रखिएगा। और 750 से लेकर 1750 के बीच को मध्यकाल माना जाता है, 1750 के, और 750 के पहले को प्राचीन काल माना जाता है, ठीक है। इसी कालखंडों में इसी तरह बांटा गया है समय को, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता था तब इसका अर्थ होता था अतीत से पहले नज़दीक के हिस्से को पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है ना, मतलब पिछले 300 वर्षों से जो देखेंगे तो वो अतीत से संबंधित रखता है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। इस पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, देख लीजिए। इसी समय यूरोप में व्यापारी भारत के विभिन्न अंगों से व्यापार में जुटे थे। इसमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए तो वो व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश में शासक बन गए, ठीक है। जो व्यापार करने आए तो वो धीरे धीरे क्या बनने लगे, कब्जा कर लिए। ये सब चीज़ें आप सभी बहुत सारे लोग जानते होंगे। इन्होंने हमारे देश में स्थानीय नवाबों और राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। जो अगले अध्याय इकाई 2 में पढ़ना है, अगले 200 वर्षों तक हमारे देश में शासन करेंगे, ठीक है। अंग्रेज सब शासन करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ आइए, यहाँ देखेंगे तो लिखा है एक वर्ड औपनिवेशीकरण या उपनिवेशवाद। औपनिवेशीकरण और उपनिवेशवाद की भावना बोलते हैं, ठीक है ना। तो औपनिवेशीकरण या उपनिवेशवाद का भावना क्या होता है इसको समझते हैं। जब एक देश दूसरे देश पर दबदबे से इस तरह से उस पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं, इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, और इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी उपनिवेशवाद में कई बार समझा चुका कि जिस एरिया पर आप कब्जा कर लिए, दबदबा अपना बना लिए, उस पर सिंपल समझो कि गुलाम बना लिए, आपकी उस पर आपकी राजनीतिक आपकी चल रही है, अब उस पर आपका राजनीति चल रहा है, उससे आर्थिक रूप से आपका पावर बन गया, सांस्कृतिक रूप से आप जो भी चाहे बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो गया, ये आपका उपनिवेश हो गया वो जगह, और इस तरह की भावना, इस तरह के विचार उपनिवेशवाद कहलाएगा, और ये औपनिवेशीकरण कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते आगे समझते हैं। यहाँ देखेंगे तो बहुत जरूरी है, स्कॉटलैंड के एक निवासी था जिसका नाम था जेम्स मिल, है ना। और ये पगला क्या किया, भारत के कालखंडों को क्या किया, भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। पहले बोला कि हिंदू लोग शासन करते थे, बाद में बोला मुस्लिम लोग शासन करते, और उसके बाद तीसरा जो है ब्रिटिश लोगों का शासन चला, ठीक है। ये 3 कालखंडों में बांट दिया। किसने बांट दिया, ठीक है, किसने बांटा,
तो जेम्स मिल ने बांटा। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि इतिहास को 3 कालखंडों पर धर्म के आधार पर, यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के आधार पर किसने बांटा था? तो याद रखिएगा किसने बांटा था भैया? तो जेम्स मिल ने बांटा था। किसने बांटा था भैया? और एक किताब लिखा था, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। ये जो 1817 ईस्वी में जो स्कॉटलैंड का निवासी है, ये क्या था? अर्थशास्त्री था, इतिहासकार था और राजनीतिक दार्शनिक भी था। ठीक है, अर्थशास्त्री था, इतिहासकार था और राजनीतिक दार्शनिक भी था। जेम्स मिल जो है 3 खंडों में बटा, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के नाम पर। ठीक है, आगे आ जाइए। जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति है और सभ्यता यूरोप से काफ़ी पीछे। ये मतलब मानता था ना, ये इतना छोटा था, ये कहता था का जेम्स मिल कि हमारे यूरोप के जो लोग हैं ना, मतलब हमारे यूरोप के जो कल्चर है, वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ की जो मतलब वहाँ की जो संस्कृति है, वो संस्कृति जो है बहुत आगे निकल चुकी है। हम लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं और भारत जो है बहुत पीछे है ना। मतलब नीच समझता था भारत को और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था चुट्टुआ। ठीक है, समझ ना। इसका कहना था कि भारत अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के यहाँ लोग पिछड़े और असभ्य थे। ठीक है, भारत के लोग देखो पिछड़े और असभ्य कर रहा है। ठीक है, इनका कल्याण तभी हो सकता है जब अंग्रेज मतलब अंग्रेज का शासन यहाँ होगा, तभी इन लोगों का कल्याण, मतलब हम लोगों का कल्याण होगा। सुन लीजिए, अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर बताता था। मतलब अंग्रेजों का बोलता था कि भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर है। ठीक है, और एक और तो वो भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम के कालखंडों बांटता था, जबकि ब्रिटिश शब्द का वो प्रयोग ना करके ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करता था, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करता था। मतलब क्या था, देखो कितना होशियार है वो। ये नहीं कहता था कि हिंदू का शासन चला, ये बोलता था। ठीक है, और बोलता था उसके बाद मुस्लिमों का शासन चला, और तीसरा जो कालखंड जिसमें अंग्रेजों का जो शासन रहा, उसको ये नहीं बोलता था कि ईसाइयों का शासन रहा, बोलता था अंग्रेजों का शासन चला, और उसमें भी अंग्रेज किसका? ब्रिटेन लोगों का शासन चला। कितना मैंने चुट्टा है। ईसाई का कहता ना, तो ईसाई का मतलब हो जाता है फ्रांस वाला भी हो जाएगा, नीदरलैंड, डच, हॉलैंड, पोलैंड, जितने भी देश है वो सब तो ईसाई धर्म के वाले हैं। तो ईसाई बोलता ना तो सबको याद देते लोग। अभी देखो ये अपना ही सिर्फ देश की, सिर्फ ब्रिटेन की विशेषता करता था। बोलता था कि पहले हिंदू लोग शासन किए, बाद मुस्लिम लोग शासन किए, अब जो है ब्रिटेन शासन करता है। ये नहीं कि ईसाई नहीं बोलता था। देखो कितना होशियार है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे, आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे ना, यहाँ लिखा है ना, किसी भी अवधि को इतिहास किसी तरह लोगों को अकेले नहीं बल्कि समाज के लोगों द्वारा मिलकर बनता है। मतलब किसी भी जगह का इतिहास कब बनता है? जब वो पूरे समाज और सोसाइटी से मिलकर बनता है। अकेले से थोड़े इतिहास बनता है। अकेले क्या बनाइएगा इतिहास, है ना। जब तक आप समाज सोसाइटी से नहीं जुड़िएगा तो क्या बनेगा। यहाँ लिखा है कि प्राचीन वस्तुओं का नाम लिखिए और मध्यकालीन वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे प्राचीन वस्तुओं में है ना शिलालेख है ना, शिलालेख हो जाएगा, और प्राचीन जितने भी ग्रंथ थे वैदिक, मतलब संस्कृत, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है कि नहीं है, पुराण हो गया, है ना, ये सारी चीज़ हो गया। उसके बाद मध्यकाल में क्या था? पांडुलिपि था। पांडुलिपि के बाद देखेंगे तो सिक्का था, मोहर था, है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें मध्यकाल में थे और ये प्राचीन काल में थे। ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि सामानों को बांटना है। ये क्या है? ऐतिहासिक स्रोत है। ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं? मतलब वैसे सामान, वैसे चीज़ जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो शिलालेख मतलब होता है कि वैसा लेख, जैसे अभी नहीं देखता है लोग कि ऐसे एक पत्थर का बना रहता है जिसमें क्या करता है लोग, मुखिया लोग लिखता है लोग, मतलब ये फलना चिलना ढकना मुखिया और या विधायक द्वारा इस रोड को बनाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह पुराने ज़माने में राजा महाराजा क्या करते थे? अपने विचारों को, अपनी बातों को ना किसी पत्थर पर या किसी धातु पर कुरेद कर लिखवाते थे, ऐसे कोड़ के ऐसे कोड़ कर लिखवाते। ठीक है, लिखवाते थे, जिसे लेख बोला जाता था। और वो पत्थर पर होता था तो शिलालेख या अभिलेख या स्तंभ लेख मतलब ऐसे बड़ा खंभों पर लिखवाते थे, स्तंभ लेख। ठीक है, समझे ना। और पांडुलिपि मतलब क्या होता है? पांडुलिपि एक ताड़ पत्र जो होता था, ताड़ का एक वृक्ष होता था, उसके पत्थर पर, उसी पत्र पर ऐसे देखे होंगे पंडित जी लोग का, ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे ना, ऐसे देखे होंगे आप, यहाँ ऐसे रहेगा और ये खोल के ऐसे पढ़ा जाता है। इसी को ताड़पत्र कहा जाता था। ठीक है, आज भी है, पांडुलिपि देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे है जी, अगले पेज में देखेंगे, है ना। तो आएंगे, यहाँ लिखा है 19वीं शताब्दी से पहले भारत में सालों में छापाखाने नहीं थे। यानी कि 19वीं सदी से पहले अगर देखेंगे तो भारत में क्या था, है ना, भारत में छापाखाना कोई नहीं था। ठीक है, लिपिक या नकल भी हाथों से पांडुलिपि को तैयार करते, मतलब कि हाथों से, मतलब सिंपल समझो कि फोटोकॉपी का मशीन नहीं था, हाथ से कॉपी करना पड़ता था। जैसे मान के चलिए कैसे नोट्स दे दिए थे तो कौन बच्चा अपना खुद से कॉपी से पेन से नोट कर लिया, तो उसी तरह हाथ से नकल किया जाता था। ठीक है, फोटोकॉपी का मशीन नहीं था। छापाखाई जो है 19वीं सदी के मध्य में छापाखाई तकनीक जो है सरकारी विभाग और कार्यालय द्वारा दस्तावेज में प्रतियां बनाने लगी। मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में छापाखाना मशीन आने लगा। ठीक है, इसको महत्वपूर्ण दस्तावेज के प्रतियों को आप
आज भी अभिलेखागार और पुस्तकालय में दे सकते हैं। अब अभिलेखागार मतलब क्या होता है? अभिलेखागार मतलब होता है वैसा जगह जिसमें दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए। जैसे फिर वर्तमान समय में दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? जैसे कि अभी वर्तमान समय में अगर दस्तावेजों को देखेंगे तो दफ्तर में, तहसील के दफ्तर में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर के दफ्तर में, कचहरी में आदि में पेपर को रखा जाता है ना। उसी तरह वही चीज़ पहले के ज़माने में जहाँ पर पेपरों को सुरक्षित रखा जाता था उसे अभिलेखागार कहा जाता था। ठीक है, समझ आ गया? अभिलेखागार मतलब क्या होता है? आगे आइए, है ना। यहाँ लिखा है इसी तरह पुस्तकालय में वर्षों से पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरिया, निजी दस्तावेज आदि सुरक्षित रखी जाती है। मतलब पुस्तकालय में क्या रखेंगे? पुराना अखबार रखेंगे, व्यक्तिगत पत्र मतलब किसी का लेटर होगा, जैसे गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, या किसी का भी हो सकता है, बड़े बड़े नेता लोगों का, बड़े बड़े लोगों का। डायरिया मिल सकती है, किन्हीं के जीवनी लिखा होगा उसमें, दस्तावेज वगैरह मिल सकते हैं कि नहीं है। महान व्यक्तियों की जीवनी, आत्मकथा, इतिहास का अध्ययन में उपयोगी साबित होते हैं, है ना। उसके बाद राजनीतिक, प्रशासनिक, समाज सेवा का योगदान भी देख सकते हो उसमें कि किस तरह, मतलब लोगों को अगर प्राचीन चीज़ें मिलेगी, उनकी डायरी मिलेगी, तो उसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। अब यहाँ बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी गई है। लिखा है कि आत्मकथा और जीवनी संबंध में शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए। यहाँ देखिए लिखा हो कि आपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ? तो दिल्ली में। नेहरू स्मारक कहाँ भैया? तो ये भी दिल्ली में। एवं पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, याद रखिएगा, पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ? तो पटना में। बिहार राज्य में क्या है? और बिहार राज्य अभिलेखागार दो है, बिहार राज्य अभिलेखागार और पटना सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, ये दोनों क्या है? पटना, बिहार में। ठीक है। उसके बाद आइए, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण और साक्षात्कार को रिकॉर्ड कर रखने की परंपरा भी आज संग्रहालय में शुरू की गई है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि सर्वेक्षणों से धरती की सतह और मिट्टी की गुणवत्ता वाले मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता है। ठीक है। मतलब सर्वेक्षण से क्या पता चलता है कि किसी भी एरिया का अगर सर्वेक्षण किया जा रहा है, मिट्टी का, जमीन का, पेड़ पौधा का, तो उसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, किस तरह का है, वो चीज़ें पता चल जाएगा। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, वनस्पतियों के बारे में सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञानों के बारे में सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब पुराने चीज़ों के बारे में, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण, ये सारी चीज़ों के बारे में सर्वेक्षण कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आज सारे सर्वेक्षण को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित किया जाता है। यानी जो भी सर्वेक्षण कर सर्वेक्षण मतलब होता है जांच करना। ठीक है। पुराने चीज़ों का, तो वो उसको अब ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि जांच करके साबित किया जाता है कि ये चीज़ कब का है, किस तरह का है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में गणना की जाने लगी। अब ये जो लिखा है कि जनगणना के बारे में लिखा है, तो जनगणना के बारे में बता चुका हूँ। 1872 में मेयो ने शुरू किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो 1881 से जनगणना सुव्यवस्थित ढंग से होने लगा, और ये इसमें सहयोग किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फिर भी आएगा तो बता दूंगा। यहाँ भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, वही चीज़ को जस्ट अभी बताया। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से 1881 से हुई थी। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, इसको देखिएगा, है ना। तो बहुत सारे उपन्यास और रचना की बात करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में दिया है। इनकी रचना जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 3 रचना है, गबन, गोदान और कफन। याद रखना, गबन, गोदान, कफन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना। ठीक है। और एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। क्वेश्चन पूछेगा कि गबन, गोदान, कफन में किस चीज़ की चर्चा है? तो एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का एक जिक्र है। इसकी रचनाओं का तत्कालीन समाज के तस्वीरों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। मतलब समाज से रिलेटेड उसमें परेशानियों के बारे में बताया तो मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। इनके किताब का नाम क्या था? रचना के कौन से किताबों की रचना किए थे? गबन, गोदान और कफन। ठीक है। आगे जी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है ना। लगभग करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था, और भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान हुआ था। मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखना, बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा था, इनका फोटो खींचा गया था। वो पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसका फोटो कैमरा से खींचा गया था। फोटो देखेंगे तो यहाँ है, देख सकते हैं, नहीं, इनका फोटो खींचा गया था। ठीक है। 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था, और 1850 में यही इनका फोटो खींचा गया, और ये इस व्यक्ति का फोटो खींचा गया, और ये पहला और आखिरी मुगल बादशाह था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपने सभी ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक स्रोत के विभिन्न रिकॉर्डों और माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ जो दिया है ना, ये एक न्यूज़पेपर दिया है, जिसमें देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बिहार में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे तब की कहानी की बात कर रहा है। ठीक है। आगे जी, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसा नहीं इसको छोड़ देना। यहाँ जाइए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 31 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है छपरा में अपनी सभा की शुरुआत करते हैं, और छपरा रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। ठीक है। जहाँ इनकी स्वागत कौन करते हैं? जो वहाँ का
के लोकल नेता थे डॉक्टर महमूद, और 400 कार्यकर्ता उनके स्वागत करते। और 9 बजे सुबह के आसपास इलाके में करीब 8 सभाएं वहाँ पे की और प्राय लोगों की अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून तोड़ने के लिए आग्रह किया। और 31 मार्च को राज बेतिया में रवाना हो गया, ठीक है। और बेतिया में कहाँ पहुंचे? बेतिया में अगले दिन अपनी पहली अप्रैल मतलब 1 अप्रैल को बेतिया में पहुंचते हैं, ठीक है। और करीब 20,000 लोग वहाँ उनको सभा में संबोधित होते हैं। बेतिया के में कार द्वारा वो कहाँ चले जाते हैं? मोतिहारी चले जाते हैं, और वहाँ 10,000 लोग उनको भीड़ को संबोधित करते हैं। हर जगह उत्साहपूर्वक उनका स्वागत हुआ। और बिहार में भ्रमण करने के दौरान वो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण जिले के लोगों को अंग्रेजी शासन के द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। और 3 अप्रैल को वो सारण जिले में चौकीदारी से अंग्रेजों के सेवा को छोड़ने के लिए आग्रह किया। चौकीदारों से चौकीदार से बोले कि अंग्रेजी की सेवा छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें पूरी कहानी क्या है? 31 मार्च को कहाँ पहुँचते? जवाहरलाल नेहरू छपरा पहुँचते, जहाँ महमूद जी और उनके 400 कार्यकर्ता उनका स्वागत करते। उसके बाद से अगला दिन 31 मार्च के बाद अगला दिन 1 अप्रैल को पहुँच जाते। कहाँ भैया? 1 अप्रैल को पहुँच जाते बेतिया में। और वहाँ बेतिया के लोग जो है ढेर फुर्सत में बैठे थे, 20,000 लोग उनका स्वागत कर देते, ठीक है। 20,000 लोग स्वागत करते। उसके बाद चले जाते हैं मोतिहारी में 10,000 लोग स्वागत करते हैं। ऐसे चंपारण को धरती है भैया, ढेर लोग वहाँ स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण जिला में जो है लोग जो है यहाँ पर घूमने जाते हैं। और वहाँ पर जाके सब जगह क्या बोलते हैं कि नमक कानून को तोड़िए। और जब 3 अप्रैल को पहुँचते हैं सारण जिला में, तो वहाँ चौकीदारों से बोलते हैं भैया चौकीदारी आप करना छोड़ दीजिए अंग्रेजों का, ठीक है। ये देखेंगे तो पेपर है, इस पेपर में देखेंगे तो बिहार प्रिपेयर फॉर द स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ये सब अखबार, पुराने का अखबार का फोटो यहाँ देखेंगे तो सत्याग्रह इन बिहार का फोटो है, ठीक है। आगे आएंगे तो यहाँ लिखा आज क्या लिखा भैया? महात्मा, देखिए पहले कैसे महात्मा जी ने, एक ही में है, ठीक है, नमक कानून तोड़ डाला, ठीक है। महात्मा जी ने नमक कानून तोड़ डाला, वही जो दांडी मार्च किए होंगे उस समय की बात है, ठीक है। देखिए लिखा भी डेट है 20 अप्रैल 1930, ठीक है ना। तो नमक कानून तोड़ने के बाद के जो 6 अप्रैल यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ 18 अप्रैल 1930। तो अखबार है, कुछ नहीं है। बिहार सत्याग्रह समाचार है ना, ये सब चीज़ें अखबार है, न्यूज़पेपर, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। आगे आएंगे तो आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो है ना गांधी, ये जो वायसराय को पत्र लिखे थे गांधी द्वारा, तो उस पत्र के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 महीने से 11वें तारीख को मैं आश्रम के साथ अपने साथियों से ले जा सकूंगा और अपने साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए कदम उठाऊंगा। मतलब गांधी जी पहले ही लेटर लिख के वायसराय इरविन से बोल चुके थे कि अगर आप बात नहीं मानिएगा तो हम जाएंगे अपना और आंदोलन शुरू करेंगे, नमक कानून तोड़ देंगे, ठीक है। अब आइएगा तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित है। लेकिन देखो यहाँ मालदीव दिया है, लेकिन मालदीव नहीं हो सकता भाई। कैसे नहीं हो सकता? यहाँ ये क्यों मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो उपमहाद्वीप के बारे में जस्ट मैं ये 9th क्लास में भी पढ़ाया हूँ। उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है। ये मालदीव नहीं है। क्यों नहीं है? देखो उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि वैसा जमीन जो चारों तरफ से है ना उसके क्षेत्र में आता है। जैसे जब मैं पढ़ाया हूँ कि इधर से है ये पर्वत है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है, और इस साइड से पर्वत है, ये पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत जो ऐसे फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक पर्वत आता है उसका नाम आराकामी पर्वत, ठीक। इसके बीच में जितने भी देश है, और नीचे जाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा तो हिंद महासागर नीचे में, और इसके बीच में जितने भी देश है वो सब आ जाते हैं। और इस बीच में जितना भी देश होगा उसको उपमहाद्वीप बोला जाएगा। और उसमें जो सबसे बड़ा देश होगा ना उसी का उपमहाद्वीप बोला जाएगा। तो इसके बीच में है यहाँ देखो पाकिस्तान है ना, और ये पूरा भारत, और उसके बाद में यहाँ है नेपाल, उसके बगल में है भूटान, और नीचे में है बांग्लादेश। यही देश तो इसके बीच में है, ये है, ठीक। इतना ही ये 4 गो देश है ये, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा है हम लोग का भारत, इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब बताओ मालदीव जो बगल में है लक्षद्वीप के नीचे, वो कहाँ आ गया भारत में? में नहीं है, फिर भी यहाँ मालदीव दिया है। अब दिया है तो दिया है, इसको हम लोग का काम है देखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो म्यांमार, बर्मा जो है भारत का हिस्सा था पहले 1927 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के कब्जे में था, और 1927 में इसको 37 में अंग्रेज क्या किया उसको अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के हिंदुस्तान का 2 भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान सिंध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। याद रखना पूछेगा आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान कौन कौन क्षेत्र मिला? बलूचिस्तान मिल गया, पश्चिमी पंजाब मिल गया, और पूर्वी बंगाल मिल गया। वही पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश है वही है, ठीक है। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा जो था वो बाद में बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हो गया, ठीक है, जो कि चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 1912 ईस्वी में बिहार से क्या हो जाता है भैया? उड़ीसा लग जाता है। तो 1 अप्रैल 1912 याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा बोल रहा हूँ, बंगाल अलग होगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल को अलग होगा, लेकिन डेट की घोषणा हो गई थी 22 मार्च को, इसीलिए 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को एक और डे बनाया जाता है, थोड़ा कमेंट कर बताइएगा, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो
1912 में बंगाल हम लोग से अलग हो जाता है, 1 अप्रैल को अलग हुआ, लेकिन घोषणा हो गई थी 22 मार्च को, इसीलिए 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी चीज़ें मैं बता दिया आप लोगों को। 1936 ईस्वी में अलग हो रहा है कौन? बिहार अलग हो रहा है, उड़ीसा मतलब उड़ीसा अलग हो जा रहा है बिहार से। कब हो रहा है? ये भी 1 अप्रैल को अलग हो रहा है। देखो बंगाल भी और उड़ीसा भी दोनों 1 अप्रैल को अलग हो गए, ठीक है। और देखेंगे 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया कौन? झारखंड। और 15 नवंबर के क्यों अलग हुआ? इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए बिरसा मुंडा के बर्थडे पर ही झारखंड जो है बिहार से हम लोग से अलग हो गया, ठीक है। और कितना % हिस्सा लेके भागा था? तो 46 समथिंग हिस्सा लेके भागा था, मतलब लगभग 46% हिस्सा जो है मिल गया था। किसको? झारखंड वाले को मिल गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं तो यहाँ दिया है बिहार, ये दिया है बिहार जब सम्मिलित रूप से, क्या था भैया? सम्मिलित रूप से जब हम लोग झारखंड का हिस्सा था तब। अभी तो यहाँ से ऐसे अलग हो गया बिहार, ठीक है। आगे आ जाइए। उसके बाद आएंगे तो ये भारत का मैप, और भारत का मैप में दिया हुआ है ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो ये देखेंगे तो ये भी मानचित्र है और कुछ खास मिलेगा नहीं। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जो दिया है, इस क्वेश्चन आंसर को एक बार देख लेते हैं बेधड़क, ठीक है। तो लिखा हुआ कि पूंजीपतियों ने का मुख्य उद्देश्य होता अधिक से अधिक क्या कमाना भैया? मुनाफा कमाना। क्या था? माना मुनाफा, माना फायदा कमाना, ठीक है। मुनाफा कमाना था पूंजीपतियों का, है ना। उसके बाद देखा 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया। वही ना 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। मशीनों ने वस्तुओं को उत्पादन की प्रक्रिया को, मशीन से वस्तु उत्पादन प्रक्रिया क्या कहा गया? मशीनीकरण कहा गया या औद्योगिकरण कहा गया। डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, किस में रखा जाता है? अभिलेखागार में। अंग्रेज के साथ देश समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन लाया, किस में होने लगा भैया? भौगोलिक सीमा में, ठीक है। आगे आते हैं। अब ये सही गलत है, लिखा हुआ है वैज्ञानिक पद्धति, ना अभी सही है कि गलत है पहले नहीं लगाएंगे। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कि प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है? प्रश्नों को प्रस्तुत कर और उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, मतलब सवाल जवाब करना, ये वैज्ञानिक पद्धति का रहा, ठीक है। तो सही है। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित आधार पर बांटना क्या उचित था? तो अंग्रेज के द्वारा जो बांटा गया था, तो हमसे पूछ रहे कि क्या आपको उचित लग रहा है? तो हम लोग के लिए बेकार में है, उचित नहीं था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद, है ना, के लोगों ने स्वतंत्रता प्रणाली की शुरुआत नहीं की। अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र की प्रणाली की शुरुआत नहीं की। बिल्कुल की भैया, गणतंत्र के लिए तो ही तो अमेरिका आज़ाद हुआ था ना। उसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक स्रोतों में एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है, आम आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, खास आदमी के बारे में, क्योंकि इतिहास में तो कितने आदमी आम आदमी उम्र के पते नहीं चलते है कि नहीं। आज़ादी से पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही सीमा रहेगी? बिल्कुल नहीं भैया, सीमा बदल नहीं गई है, नहीं, वो सीमा नहीं बदली है भाई साहब, दूसरा मत सीमा समझ लेना, सब भौगोलिक सीमा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट, है ना, पहला चैप्टर हो गया हम लोग कंप्लीट, ठीक है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सभी कमेंट करके प्लीज़ बताइए किस तरह का सेशन रहा, और इसी तरह का वीडियो मैं लगातार लाता रहूँगा और लगातार आप लोग का आते रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैंने आप लोग को मतलब क्या कुछ और लग रहा है, या ये जो सेशन चल रहा है बेस्ट चल रहा है, तो प्लीज़ मैं एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और यहीं पर करते हैं वीडियो के एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप सभी के तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।